गुरुदेव। कल तक के वीडियो में हमने कुल 17 प्रश्नों को हल किया था। हमारी ये सीरीज आगे फिर चलती रहेगी। उसी के क्रम में आज हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन से करेंगे, ठीक। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग सुबह में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो जिसे भी वो पढ़ना होगा तो सुबह में हम लोग उसको पढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा, देखिए आज का हमारा प्रश्न जो है ये देखिए, प्रश्न थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को छोड़ दें, हरिकृष्ण प्रेमी जी को छोड़ दें, तो थोड़ा सा अचर्चित लोग, अचर्चित नहीं कहेंगे, फेमस ही, लेकिन इन लोगों का जन्म समय बहुत कम लोग ही ध्यान में रखते हैं। तो ये प्रश्न यदि आप सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न कह रहे हैं कि इन साहित्यों को साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सही कालक्रम में, मतलब इनके जन्म वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक। पहले हैं गोपाल सिंह नेपाली, ये नई कविता वाले गोपाल सिंह नेपाली, ठीक। गोपाल सिंह नेपाली नई कविता के थे। अच्छा, इनकी एक रचना आपको याद है? एक स्वर्ण युग इनकी रचना थी, भारत की प्रभाती करके इनकी रचना है। और कौन सी रचना है? पंछी, नीलिमा, गंगा की धारा, ये सारी रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली की हैं, ठीक। अब देखिए हृदय की बात आ रही है, ये चंडी प्रसाद हृदय हैं, ठीक है। और फिर हरिकृष्ण प्रेमी, वही रक्षाबंधन वाले, रक्षाबंधन नाटक वाले, प्रतिशोध नाटक वाले, पाताल विजय नाटक वाले, शिवा साधना नाटक वाले, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं ये नाटक के दृष्टिकोण से भी, ठीक। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रेम मस्ती काव्य वाले, ठीक है, जो छायावाद के बाद का समय है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल वहाँ के, तो इन लोगों को जन्म शताब्दी वर्ष के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ, ठीक। तो व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ? तो हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ 1908 ईस्वी में। कब हुआ? 1908 ईस्वी में, ठीक। अमृत बता रहे हैं 1974। हमें केवल जन्म अपना ध्यान रखना है कि जन्म कब हुआ। बहुत कम चांस है कि मृत्यु पूछे। अभी तक का पैटर्न यही है कि कभी काल एकाध क्वेश्चन आ गया हो मृत्यु से संबंधित, वो भी चर्चित आया होगा, नहीं तो जन्म से ही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने का ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ, ठीक। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ। नई कविता में इनका प्रमुख स्थान है। हम फिर से ध्यान देंगे, इनकी रचना है स्वर्ण युग, भारत की प्रभाती करके इनकी रचना थी, मेरा देश बड़ा, गर्वीला, गंगा की धारा। तो ये सारी रचनाएं किसकी थी? अंग, पंछी, ये सब गोपाल सिंह नेपाली की थी। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जन्म कब हुआ? 1915 में हुआ, ठीक है। हृदय का जन्म कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ। क्लियर है? हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ। गोपाल सिंह नेपाली 1911 में, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में, हृदय 1930 में। तो मतलब इसमें सबसे बाद के जो लेखक हैं हृदय हैं। आप देख रहे हैं इनकी मृत्यु भी 2016 में हुई, ठीक है। तो अब हम लोग विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, ठीक। तो पहले हम लोग खोजते हैं हरिकृष्ण प्रेमी। तो सी में देख रहे हैं कि हम लोग हरिकृष्ण प्रेमी सबसे पहले दिया हुआ है। उसके बाद हमको चाहिए गोपाल सिंह नेपाली, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली किसी विकल्प में नहीं है, ठीक है, उन्हें अंतिम में रख दिया है। तो इस दृष्टिकोण से ये क्या है? कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। लेकिन आगे हमसे गलती ना हो इसके लिए हम ध्यान देंगे, आँख बंद करके याद करेंगे कि हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ। तो हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ 1908 ईस्वी में, गोपाल सिंह नेपाली 1911 में, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में, और सबसे अंत में चंडी प्रसाद हृदय 1930 ईस्वी में, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको तैयार हो गया होगा।
अच्छा, देखिए रेखा चित्र से प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि 10 तस्वीरें, ठीक, किस विधा की रचना है? ठीक है, हमारे सामने ऑप्शन क्या है? देखिए, लघु विधा से एक तो सीधे-सीधे प्रश्न बनते हैं कि 10 तस्वीरें किसकी रचना है? इससे प्रश्न बन सकते, या ऐसे बन सकता है कि 10 तस्वीरें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? ठीक, या ऐसे। ये देखिए, जब लघु विधा में ये प्रश्न पूछ लेता कि जैसे 10 तस्वीरें पूछ लिया, या अन्य से अनन्या पूछ लिया, लगता नहीं दिल मेरा, अब किस विधा की रचना है, वो प्रश्न थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, क्योंकि लघु विधा में हमें अगर क्लियर नहीं है तो गलती होना स्वाभाविक है कि कौन संरचनात्मक जीवनी है, कौन औपन्यासिक जीवनी है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं लघु विधा में। तो ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, ठीक? हम लोग पहला विकल्प एकदम आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। कह रहे हैं कि आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र। तो हमें ये ज्ञात है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? रेखा चित्र का है, ठीक है? रेखा चित्र का है। देखिए, इसको मैं कैसे याद किया हूँ? 10 तस्वीरें, तस्वीरें में आप देखें लास्ट में क्या है? रे, ठीक? लास्ट में क्या है? रे है, ठीक? ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या है? रे, हाँ? और ये किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक, और ये प्रश्न इनका अक्सर देखने को मिलता है इनका। तो 10 तस्वीरें, ठीक, 10 तस्वीरें किसका? जगदीश चंद्र माथुर का है। पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 10 तस्वीरें क्या है? 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक रेखा चित्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष भी बता रहे हैं, कब? 1963 ईस्वी। इसके अतिरिक्त उनका एक और रेखा चित्र है, जिन्होंने जीना जाना, 1971, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम लोगों को क्या हुआ? हम लोगों को 2 रेखा चित्र मिला इनका, जगदीश चंद्र माथुर का। एकदम गलती नहीं करना है। ध्यान ये देना है कि जगदीश चंद्र माथुर का पहला रेखा चित्र कौन है? 10 तस्वीरें हैं, 1963 ईस्वी में है। और जिन्होंने जीना जाना, 8 वर्ष बाद 1971 में जिन्होंने जीना जाना। तो दो रेखा चित्र हैं जगदीश चंद्र माथुर के। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कौन कौन से। पहला है 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, ठीक है? और दूसरा क्या है? जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना। कि मैं नेट बंद कर दूं, ठीक। और देखिए फिर आगे का प्रश्न क्या है, ये देखिए, ये भी जीवनी से, लघु विधा से प्रश्न हमारा बन रहा है, ठीक है? अब प्रश्न देखिए, एकदम आराम से पढ़ना है हमें, गलती, प्रश्न पढ़ने में गलती ना हो। परीक्षा के दबाव में हम अक्सर प्रश्न पढ़ने में गलती कर देते हैं, जिससे हमारे 2-3 प्रश्न अक्सर कम होते हैं। कह रहे हैं कि, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? यहाँ देखिए, कहीं भी नहीं है, परीक्षा में दे रहे हैं, तुरंत नहीं को करिए गोला, नकारात्मक चीज़ को करिए गोला और उन्हें एकदम अलग कर दीजिए। जो भी नेगेटिव आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपके साथ नेगेटिव लोग हैं, उनको तुरंत ऐसे करिए गोला और उनको फेंक दीजिए किनारे। तो क्या कह रहा है? नहीं, ठीक। अब हम देखेंगे कि कौन से लेखक नहीं है। देखिए, देखो, रामविलास शर्मा जी, ठीक है। दूसरा विकल्प है सामने, अज्ञे जी, अमृत राय जी, विष्णु प्रभाकर जी, ठीक। पहले हम लोग प्रश्न का डिमांड समझते हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। देखिए, इनमें से ये बता रहे हैं कि 3 लेखक ऐसे हैं जिन्होंने जीवनी, किसी न किसी की जीवनी लिखी, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान देंगे, आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी किसी का कोई और व्यक्ति लिखता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहले दिमाग लगाएंगे कौन हो सकते हैं या कौन नहीं। तो हम देखते हैं कि निराला की साहित्य साधना पे रामविलास शर्मा जी को, जिसके 3 खंड थे, इनको मिला साहित्य अकादमी। तो ये तो हैं जीवनी, इन्होंने निराला की जीवनी लिख दी, ठीक। अमृत राय ने क्या लिखा? अमृत राय ने प्रेमचंद घर में तो शिवरानी देवी का है, लेकिन अमृत राय का कौन सा है? तो अमृत राय जी ने क्या लिखा? अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कलम का सिपाही, ठीक। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही, ठीक। कलम के सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है, ठीक है।
1962 में इसकी रचना किया था इन्होंने। कब? 1962 में। और प्रेमचंद से संबंधित एक और जीवनी है, किसका? कलम का मजदूर करके है, मदन गोपाल का, 1964 ईस्वी में। तो हम ध्यान देते चलेंगे। फिर देखिए विष्णु प्रभाकर जी ने किसकी जीवनी लिखी? शरद चंद्र की जीवनी लिखी। ठीक है, किस नाम से लिखी? तो विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा, कुल 14 वर्ष इस लिखने में समय लगे थे विष्णु प्रभाकर जी को। और ये आवारा मसीहा क्या है? औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, मतलब उपन्यास के तक तो शामिल होने के साथ साथ एक जीवनी है। ठीक, तो 1974 में लिखा था इन्होंने इसको। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अज्ञे जी। देखिए अज्ञे जी पर जीवनी लिखी गई। अगर हम देखें निराला जी ने बिल्लेसुर बकरियाँ लिखा अज्ञे जी पर। ठीक है, और शिखर से सागर तक राजकमल राय जी ने भी शायद अज्ञे पर जीवनी लिखी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शिखर से सागर राजकमल राय जी ने भी अज्ञे पर जीवनी लिखी है, लेकिन अज्ञे जी ने किसी की जीवनी नहीं लिखी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यह सही हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं व्याख्या को बहुत ध्यान से, महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में कब 69, 72 और 76। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि 69 आपको याद रहे 3 जोड़िए, फिर 3 जोड़ने के बाद आप 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, 69, 72 और 76 तथा विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है, ऐसे भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ये शरद चंद्र की जीवनी है। कब लिखा गया आवारा मसीहा? 1974 में। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। हमारे सामने अलंकार से प्रश्न है। ठीक है, काव्यशास्त्र का पाठ है अलंकार। ठीक, तो कह रहे हैं कि विभावना अलंकार का लक्षण है। लक्षण पूछ रहे हैं, मतलब उसकी परिभाषा से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक, पहले विकल्प में है कि एक कार्य के अनेक कारण होना। दूसरा विकल्प है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। तीसरा विकल्प है कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना। ठीक, और फिर क्या कह रहे हैं? कारण नहीं, कार्य नहीं। तो देखिए विभावना अलंकार की जब हम परिभाषा पे ध्यान देते हैं, तो परिभाषा ये होता है कि विभावना मतलब कारण के अभाव में जहाँ कार्य हो। ठीक है, विभावना में क्या होता है? बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो जाए। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। इसमें होता क्या है, मतलब कारण नहीं होगा फिर भी, जैसे बिनु पद चलें सुने बिनु काना, बिना पैर के चल रहे हैं, कारण नहीं है, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। तो कारण के अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता का वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये बहुचर्चित उदाहरण है। कभी कभी या तो परिभाषा से प्रश्न, और आपको ध्यान में होगा कि पीजीटी 21 में या टीजीटी 21 में कहीं यही सेम परिभाषा से प्रश्न बना हुआ था कि अगर कारण के अभाव में भी कार्य हो तो कौन सा अलंकार, ऐसे करके परिभाषा पूछा हुआ था। तो देखिए परिभाषा क्या है, कह रहे हैं कि परिभाषा हमने देख लिया, फिर उदाहरण देखिए। बिनु पद चलें सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार, कि बिना पैर के ही चल रहे हैं। ठीक है, बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं। ठीक, तो विभावना हम लोग ध्यान देंगे। कह रहे हैं इस चौपाई में बिना पैर के चलना, कानों के बिना सुनना तथा हाथों के बिना नाना प्रकार के कार्य करना वर्णित है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। ठीक, तो ये हमारा काव्यशास्त्र से प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न, बहुत मज़ेदार प्रश्न, इसको आराम से हम लोग हल कर सकते थे, थोड़ा भी अगर हम दिमाग लगा देंगे तो ये प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। कह रहे हैं कि अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ठीक है, विकल्प पढ़ते हैं शांत मन से। कह रहे हैं कि केशव, भामह, जयदेव और आनंदवर्धन। ठीक, अगर हम दिमाग लगाएं तो इनका जो कवि प्रिय था, आपको ध्यान होगा ये अलंकार से ही संबंधित ग्रंथ है। तो कैसे ये अलंकार से अलग हो सकते हैं? तुरंत हम लोगों ने इनको हटा दिया। हम भामह पे ध्यान लगाएं तो 6वीं शताब्दी में इनका आया हुआ काव्य अलंकार
जिसके इनके ग्रंथ के नाम में ही अलंकार छिपा हुआ, तो अलंकारवादी आचार्य। वैसे भी अलंकारवादी आचार्य और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। अब देखिए हमारे सामने आते हैं जयदेव। इनका एक बार नेट में समय पूछ लिया था, 13वीं सदी के हैं जयदेव, 13वीं सदी के हैं। ठीक। आनंदवर्धन। अब हमें ध्यान है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। हमें ध्यान है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, आनंदवर्धन थे। तो हमें तुरंत ये मिल गया उत्तर अपना, क्या कि अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो उत्तर हमारा हो गया आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ठीक। अब देखिए, अच्छा इसमें जो भी परिभाषा थी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि केशव और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, इन आचार्यों द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषाएं यहाँ वर्णित हैं, जिसमें भामह की परिभाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। जैसे बिना आभूषण के वनिता मुखम स्त्री की शोभा नहीं होती, वैसे अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। ठीक है, यह परिभाषा किसने दिया, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह परिभाषा दिया आचार्य भामह ने। देखिए केशवदास जी क्या कहते हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण बिना न विराजई कविता बनिता मित। ठीक है, ये परिभाषा किसने दिया, केशव दास जी ने दिया। अब जयदेव की परिभाषा देखिए, थोड़ा अचर्चित हैं लेकिन यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो हमें बहुत ध्यान देना होगा कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थवनलंकृति असो न मन्यते कस्माद नुश्रण मनलंकृति। ठीक है, ये देखिए, अच्छा क्या कह रहे हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असो न मनते कस्माद नुष्ण मनलंकृति। ठीक, तो हम लोगों का ये प्रश्न हल हो चुका। अब हम लोग आगे आते हैं कि ये भी काव्यशास्त्र से प्रश्न, और हम देख रहे हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न भी हम लोगों को लगातार मिल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं। ठीक, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं क्या भारतीय काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र जी का, ठीक है, तो जब हम शुरू में ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन्होंने ये इस बात का उल्लेख किया है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं, तो ब्रह्मानंद हमें उत्तर मिल गया कि ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं। अच्छा आपको पता है कि किसने कहा, तो हमारे सामने विकल्प पढ़ लेते हैं, क्षमा करिएगा, विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। ठीक, तो रस को कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। अब किसने कहा, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। भट्ट नायक ने कहा। किसने कहा, भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। देखिए आगे व्याख्या में पढ़ते हैं कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। फिर देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, और क्या कहा गया है, रसो वैशः रसम हेवायम लब्धानंदी भवति। तो रसो वैशः किस में कहा गया, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। किस में कहा गया, तैत्तिरीय, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसमें हम ध्यान देंगे कि तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया, रसो वैशः कहा गया। ठीक, अर्थात रस क्या है, अर्थात रस वह ईश्वरीय अनुभूति है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंद से भर जाता है। मतलब ईश्वरीय अनुभूति है, जब आपको रस प्राप्त होता है तो आपका हृदय क्या होता है, आनंद से भर जाता है, आपकी आत्मा आनंद से भर जाती है। अब देखिए हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आगे। कह रहे हैं कि आचार्य भरत रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी भावश संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए हम लोग आगे प्रश्न पढ़ते हैं। ये देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र से, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न,
क्या बोल रहे हैं, हमसे यह प्रश्न में डिमांड कर रहे हैं कि मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? ठीक, तो कह रहे हैं कि अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। पहले विकल्प में क्या दे रहे हैं कि अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। दूसरे विकल्प में दे रहे हैं कि विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से। ठीक, तो मिथक का संबंध किससे होता है? मिथक का संबंध जो अतिमानवीय पौराणिक पात्र होते हैं उनसे होता है। किससे होता है? जो अतिमानवीय पौराणिक पात्र होते हैं उनसे होता है मिथक का संबंध। ठीक, तो पहला विकल्प हमने सही हो गया कि मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है। देखिए, पहले तो जान लीजिए पौराणिक पात्रों से होता है। कौन से पौराणिक पात्र? अमानवीय, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। व्याख्या पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। कह रहे हैं कि मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस से बना है। ठीक है, अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक का शब्द है माइथोस से बना है। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा या पौराणिक कथा के लिए किया जाता है। हमको पता है मिथ क्या है, कि मिथ बना लिया। ऐसे लोग कहते हैं कि उनका ये मिथ है कि ऐसे वैसे, तो काल्पनिक या पौराणिक कथा है वो मिथ है। ठीक, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स, ठीक, अब देखिए अरस्तु का ग्रंथ पॉलिटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। मिथक परंपरागत अनुश्रित कथा है जो किसी अतिमानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। कामायनी, अंधा युग, संशय की एक रात आदि मिथक आधारित रचनाएं हैं। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे आपके प्लेटो। ठीक, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। और आप देखेंगे कि जो शिष्य होता है हमेशा पॉलिटिक्स ही करता है। शिष्य जो होता है वो हमेशा अपने गुरु की पॉलिटिक्स ही करता है कि अरे ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, अरे वैसे नहीं करते हैं, अरे उनको ज़्यादा मानते हैं। तो वो क्या पॉलिटिक्स ही करता है। ठीक, तो इससे भी हम ध्यान रख सकते हैं कि पॉलिटिक्स ग्रंथ किसका है। पॉलिटिक्स प्लेटो मत लगा दीजिए कि प से पॉलिटिक्स और प से प्लेटो, नहीं। हमें यहाँ ध्यान देना है कि अरस्तु के गुरु कौन है। तो अरस्तु के गुरु आपके हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो गुरु हैं। और देखिए, जब प्लेटो गुरु हो गए तो पॉलिटिक्स कौन करेगा? पॉलिटिक्स हमेशा शिष्य करेगा। पॉलिटिक्स हमेशा शिष्य करेगा। तो इससे भी हमें ये ध्यान रखना है कि अरस्तु का ग्रंथ क्या है? पॉलिटिक्स है। अब देखिए, अरस्तु के दो ग्रंथ और हैं। कौन कौन से? एक है पेरिपोइतिकेस। क्या है? पेरिपोइतिकेस। ठीक, पेरिपोइतिकेस। देखिए, प्लेटो के बहुत से ग्रंथ थे, लेकिन अरस्तु जो है 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण इनके हैं। एक तो हम लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ लिया, पेरिपोइतिकेस पढ़ लिया, और एक इनका ग्रंथ है रिटोरिक। ठीक है, रिटोरिक। तो इनका एक ग्रंथ कौन सा हो गया? रिटोरिक हो गया। तो हम लोगों ने 3 ग्रंथ पढ़ा अरस्तु का। फिर से जो है हम लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं कि पहला ग्रंथ कौन सा था। हमने पढ़ा कि अरस्तु शिष्य हैं प्लेटो के, और शिष्य हमेशा पॉलिटिक्स करता है। तो पॉलिटिक्स पेरिपोइतिकेस रिटोरिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें ध्यान में आ गई होंगी। ये देखिए, ये भी जो है काव्य प्रयोजन से प्रश्न। और आप देखिए काव्यशास्त्र का महत्व कितना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। काव्यशास्त्र के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। हमसे क्या कह रहे हैं प्रश्न में? देखिए, कह रहे हैं आत्मानुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है। ठीक, किसने आत्मानुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? ठीक है,
तो हमारे सामने पहला विकल्प है कि नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर वही इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्न किए और मुझे अभी तक कुल 5 प्रश्नों में, 4 से 5 प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि इनमें से कोई नहीं। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि इनमें से कोई नहीं किसी में नहीं सही हो रहा है, लेकिन दबाव कितना बना रहा है ये हमें ये ध्यान देना होगा कि ये प्रश्न को कितना कठिन बना दे रहा है। ठीक है, तो हमें अपनी पूरी तैयारी युद्धभूमि के लिए पहले ही करके जाना है। ठीक, क्या कह रहे हैं ध्यान से, कह रहे हैं कि आत्मानुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन किसने माना। ये डिमांड क्या कर रहे हैं, ये काव्य प्रयोजन ही हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। व्याख्या पढ़ते हैं, बहुत ध्यान, इनकी आलोचनात्मक ग्रंथें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं इनके आलोचनात्मक ग्रंथ से। मैंने बहुत से प्रश्न देखे हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से, कह रहे हैं कि उपयुक्त कथन छायावादी युग के शीर्षस्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक, और ये किसके युग के थे, छायावादी युग के शीर्षस्थ आलोचक थे। कह रहे हैं इन्होंने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है जिनमें प्रमुख हैं। ठीक है, ये तो प्रश्न आया ही हुआ है कई बार, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है। ये प्रश्न तो मैं देखा हूँ कई बार। तो ये जो है ये साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है और ये प्रश्न आता रहता है। तो ये है किसका, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और इनकी आलोचना देखिए, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी में। ठीक, आधुनिक साहित्य किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। नए साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य नए प्रश्न किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। महाकवि सूरदास किसकी आलोचना है, महाकवि सूरदास आलोचना नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रेमचंद नाम से इन्होंने आलोचना लिखा, कवि निराला लिखा। ठीक है, अच्छा आपको ध्यान होगा कवि निराला इनका है। क्रांतिकारी कवि निराला किसका है, तो बच्चन सिंह का है। क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना आपसे पूछ ले किसका है, तो बच्चन सिंह का है। अब देखिए प्रकीर्णिका 1965 ईस्वी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। और कवि सुमित्रानंदन पंत, देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुमित्रानंदन पंत नामक आलोचनात्मक ग्रंथ नगेंद्र जी ने लिखा। ठीक, लेकिन कवि सुमित्रानंद पंत हमसे पूछ ले तो हमें नंद दुलारे वाजपेयी मानना है। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे कि इनके नाम में भी नंद छुपा हुआ है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 2 लोगों का है। तो कवि अगर हमें दिख जाए, ठीक है, तो हम मार देंगे नगेंद्र, हम मार देंगे क्या, नंद दुलारे वाजपेयी। और आपको ज्ञात है कि नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रशिष्ट आलोचक हैं, विख्यात आलोचक हैं, शीर्षक आलोचक में शामिल हैं। ठीक, फिर इनकी रचना है नई कविता करके, नई कविता करके। अच्छा आपको पता होगा कि नई कविता नाम किसने दिया था। ठीक, तो नई कविता नाम अज्ञे जी ने दिया था। ठीक है, अच्छा इसके प्रवर्तक कौन है, तो जगदीश गुप्त जी हैं, जगदीश गुप्त जी हैं। ठीक, हालांकि ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो हमें ध्यान रखना नई कविता नामक आलोचना हुआ नंद दुलारे वाजपेयी। अच्छा रस सिद्धांत तो डॉक्टर नगेंद्र जी का भी है, नगेंद्र जी का भी है। अब इनका है कि नहीं पता हमें, लेकिन पढ़ लेते हैं कि रस सिद्धांत इनका भी है। ठीक, और रस मीमांसा किसका है, रस मीमांसा हम सबके प्रिय आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हम सबके प्रिय कौन, आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, शुक्ल जी का है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि साहित्य का आधुनिक युग नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। अब देखिए रामविलास शर्मा हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, ठीक, आचार्य शुक्ल हो, श्याम सुंदर दास हो, इनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रश्न बनेंगे। ठीक, फिर कह रहे हैं कि आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। रीति और शैली, ठीक है, रीति और शैली नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है, तो यह भी डॉक्टर
सॉरी नंद दुलारे वाजपेयी का है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग पुनः रिवीजन करेंगे, कम प्रश्न करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात है कि ये बहुत बार पूछा है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। जयशंकर प्रसाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक। महाकवि सूरदास, प्रेमचंद, कवि निराला, कवि सुमित्रानंद पंत, देख रहे हैं आप, एक कवि निराला, कवि सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास, ठीक है, ऐसे नाम से संबंधित जो है, ठीक। फिर आधुनिक साहित्य 1950 में इनका नए साहित्य नए प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगा के रखिएगा, भिड़ेगा प्रश्न परीक्षा में सीधे। क्या? नया साहित्य नए प्रश्न नामक, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि सूरदास नामक आलोचना आचार्य शुक्ल ने भी की है। सूरदास, केवल सूरदास नाम से ऐसे, ठीक है। मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ तो जैसा होगा मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक। प्रेमचंद, कवि निराला, प्रकरणिका, कवि सुमित्रानंद पंत, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली आदि, रीति और शैली आदि। अगले प्रश्न पे जाते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना कि रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, इन लोगों की जो है आलोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमें तुरंत प्रश्न भी मिल गया। प्रश्न में क्या कह रहे हैं हमसे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा, एकदम आराम से, इनमें रामविलास शर्मा की कृति का नाम है। हमें ये ध्यान देते चलना है कि कृति का नाम नहीं है या है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे, और कभी कभी जानते हैं परीक्षा में जो नहीं वाला वर्ड होता है वो यहाँ लिख देते हैं, नहीं का नाम नहीं है यहाँ लिख देंगे, और हमें सीधे एकदम लगता है अरे आसान प्रश्न, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम ध्यान देते हैं कि इसमें कौन सा है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं नया साहित्य नए प्रश्न, अभी हम कहें ना भिड़ेगा, देखिए भिड़ गया, तुरंत भिड़ गया। क्या? नया साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी हमसे पूछ ले कोई, महाकवि सूरदास पूछ ले, कवि निराला पूछ ले, जयशंकर प्रसाद पूछ ले, कवि सुमित्रानंदन पंत पूछ ले, तो तुरंत हम नंद दुलारे वाजपेयी को देख के खोज के और विकल्प को सही करके हट जाएंगे। अब देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, राम विलास शर्मा जी की आलोचना है ये, ठीक है। फिर तीसरे विकल्प में तुलनात्मक आलोचना, ठीक है, और प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। तो हमें उत्तर मिल गया क्या? भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास किसकी आलोचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनके भी आलोचनात्मक ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी जी के भी महत्वपूर्ण हैं और इनके भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, तैयार करते चलेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य है कि हमें तैयार करते हुए चलना है। कह रहे हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ये प्रश्न टीजीटी में बन चुका है, ठीक है। हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक करके ऐसे प्रश्न था और उस विकल्प में थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। और देखिए कितना जो है, अगर हम थोड़ा सा शांत मन से इनको पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को हम सही कर सकते थे। लेकिन कोई प्रश्न आसान नहीं होता, आसान वही प्रश्न होते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो हम लोग गंभीरता से अध्ययन करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब कह रहे हैं इन्होंने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की क्या की, रचना की। जैसे प्रेमचंद, अभी हम लोगों ने देखा कि नंद दुलारे वाजपेयी में भी प्रेमचंद जी दिए थे, ठीक है, प्रेमचंद। और कौन से? भारतेंदु युग, ठीक है। निराला, केवल निराला, क्या ध्यान देना है हमें कि केवल निराला इनका। अगर हमसे पूछ ले कवि निराला, ठीक है, तो हम लगाएंगे किस पे? नंद दुलारे वाजपेयी पे। हमसे पूछ ले क्रांतिकारी कवि निराला, तो हम बच्चन सिंह पे लगाएंगे, ठीक। और यदि हमसे केवल निराला पूछ ले तो हम किस पे लगाएंगे? आदरणीय राम विलास शर्मा जी पे, ठीक। अब देखिए इनका बहुत महत्वपूर्ण, तो हमें ये ध्यान रखना कि प्रेमचंद इनका सबसे पहले आ रहा है, कि फिर भारतेंदु युग 1943 में, निराला 1946 में, प्रगति और परंपरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, भिड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, ये भी महत्वपूर्ण। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। नेट में प्रश्न पूछा था, कई विकल्प दिए थे और उन्हें क्रम से लगाना था, उनमें एक विकल्प ये भी था 1952 ईस्वी। ठीक, 1952 ईस्वी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक भारतेंदु युग हम लोगों ने पढ़ा, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा, साहित्य और संस्कृति, ठीक है। अच्छा, इनकी रचनाओं में जो देखेंगे आपकी और ज़्यादा लगा रहता है कि जैसे प्रगति और प्रेमचंद और उनका आस्था और सौंदर्य, ठीक है। भारतेंदु और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा हम लोगों ने, ठीक। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं की रचनाओं में। तो हम लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कभी ऐसा मिल जाए तो हम लोग गलत ना करें। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो हमें सीधे लगाना है रामविलास जी का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक, ठीक। अब ध्यान देंगे हम कि और इनका कौन सा ग्रंथ है? लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, महत्वपूर्ण, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतीय युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा युगल और कविता, कथा विवेचना और गद्य शिल्प, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, ये महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य किसका है? रामविलास शर्मा जी का है, रामविलास शर्मा जी का है, ठीक। और क्या? लोक जागरण और हिंदी साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, ठीक है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रवेश, 2 खंडों में है। देखिए यही रचना हमसे पूछी थी कि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास किसका ग्रंथ है, ठीक। हमारे प्रश्न में यही था, 2001 ईस्वी इनका लेटेस्ट है, देखिए रामविलास शर्मा। तो इनकी आलोचनात्मक कोई ग्रंथ हो वो महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न इनसे कैसे बनते हैं, एक तो कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ठीक। एक पूछ लेते हैं कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ठीक। तो 2 तरीके से प्रश्न हमें इनके देखने को मिलते हैं। और एक प्रश्न इनके कथन से भी बनते हैं कि किसके संदर्भ में क्या कहा है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ आलोचना की बात कर रहे हैं। हमसे भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र है समवेते श्रेष्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? देखिए थोड़ा सा आचर्चित है, लेकिन फिर भी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहले विकल्प में आचार्य मम्मट, दूसरे विकल्प में है कौन? दूसरे विकल्प में है आचार्य राजशेखर, तीसरे विकल्प में है दंडी, और इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न हमारे सामने, इनमें से कोई नहीं, और एक में भी नहीं सही हो रहा है। आपके ऊपर दबाव बनेगा ही, हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो। तो समझ सकते हैं आप कितना जो है यह पेपर देखने में तो आसान लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कितना महत्व रखता है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक। जितना हम इसको बना देते हैं, तो हमें जो है गंभीरता से अध्ययन करना होगा। तो फिर कह रहे हैं कि इसका सही उत्तर हो गया राजशेखर, ठीक। कह रहे हैं उपयुक्त मत आचार्य राजशेखर का है। उन्होंने क्या कहा? प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेति श्रेष्यो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप से काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। काव्य हेतु से प्रश्न है ये, ठीक, काव्य हेतु से प्रश्न है, ठीक है। और आपको पता होगा कि एक परिभाषा इनका बहुत मतलब पूछता है कि किसने प्रतिभा के 2 प्रकार कार्यत्री और भावत्री प्रतिभा बताया, तो यही है वो, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि जो कार्यत्री प्रतिभा होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है, जन्मजात, और उसका संबंध कवि से होता है। जबकि भावत्री प्रतिभा क्या होती है? भावत्री प्रतिभा का संबंध पाठक या हृदय से होता है, ठीक। हम फिर से ध्यान देंगे
कि यह परिभाषा किसकी है, ये काव्य हेतु किसने बताया। ठीक, तो प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्योः इति। ठीक, मतलब प्रतिभा और व्यक्ति दोनों समवेत रूप से काव्य के श्रेष्ठकर हेतु हैं। देखिए अभी तो ठीक है, आपने संस्कृत याद कर लिया परिभाषा, संस्कृत श्लोक, लेकिन अगर ये पूछ ले कि प्रतिभा और व्यक्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हेतु हैं, निम्न परिभाषा किसने दिया, तो प्रश्न और महत्वपूर्ण। ठीक है, तो हम ध्यान से और इसके अर्थ को भी समझते चलेंगे। कह रहे हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेष्यो इति। ठीक है, मतलब प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हेतु है। कार्यत्री प्रतिभा जन्मा होती है, भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक से होता है। अगला परिभाषा पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। अच्छा प्रश्न है, कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है, और निगेटिव है, सीधे इसको गोला करके हम लोग ऐसे वहीं पेंसिल से लिख लेंगे, नहीं। ठीक, और देखिए क्या कह रहे हैं कि कविता जगत की अनुकृति है, नहीं पूछ रहे हैं, ये तो इन्होंने कहा है कि कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, यह भी इन्होंने कह दिया है। अनुकरण में हमें शिक्षा मिलती है, स्वाभाविक है, जब हम किसी का अनुकरण करते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन वह अनुकरण अच्छी चीज़ों का होना चाहिए। ठीक, फिर कह रहे हैं काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। देखिए फंस गया मैटर, ये नेगेटिव, पकड़ के इसको बाहर करिए, यही विकल्प हो गया सही। आगे क्या बता रहे हैं, व्याख्या पढ़ते हैं बहुत आराम से, कि अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है। उनके अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, हम अनुकरण करते ही करते हैं, ये हम लोग का क्या है, मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, क्या है, इसमें मज़ा भी आता है। अनुकरण में हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक, क्या प्राप्त करते हैं, मूल का सादृश्य आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़े की क्रियाओं को देखकर तथा उनके अनुकरण कर कर ही सीखता है। ठीक है, जैसे क्या है, हम लोग जब छोटे थे तो अपने पिता से, अपने भैया से, अपनी माता जी से तो ही सीखते थे। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से आप जानें कि भैया ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, ये सही है, भैया भैया, वो भैया नहीं होता है, ये जो हम लोग लिखते थे कि भैया, ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से भैया ये सही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि बालक अपने से बड़ों की क्रियाओं को देखकर उनका अनुकरण करता है। अतः क्या हो गया, विकल्प डी गलत हो गया। प्रकृति का अनुकरण है, अगर यहीं पे ये लिख देते कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं, फेंकिए इसको बाहर। ठीक, अब देखिए आइए अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तक से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक, क्या कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका पुस्तक है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ बहुत चर्चित पुस्तक है, इसको मैंने कैसे याद किया है, तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं कि रिचर्ड्स, क्रोचे, प्लेटो, इलियट। ठीक, तो हमने इसको ऐसे याद किया है कि देखिए यहाँ से री पकड़िए, लिटरेरी और रिचर्ड। ठीक है, री पकड़िए और इसको तुरंत मान लीजिए। अगर आपको देखिए कहीं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अच्छा इसके लिए आपको ये ध्यान होगा, जैसे आप कोई भी ट्रिक बनाते हैं तो उनका आपको रिवीजन करना होगा, तब वो जो है मन में आपके एक छाया बनेगी। ठीक, एक माइंड मैप बनेगा, आप सोचेंगे बार बार, जब चीज़ें सामने आएंगी तब वो चीज़ें आप सही कर पाएंगे। ठीक, लेकिन तो ध्यान देते हैं, ध्यान हम लोग देंगे और हम लोग अपना 100% देंगे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1926 ईस्वी, इसका सन भी याद कर लेते हैं। पुस्तक अच्छी है, बार बार पूछी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमसे इसका सन भी पूछ लेगा। अच्छा, कहीं कहीं इसका सन 1924 में मिलता है। ठीक है, 1924 में मिलता है, तो चिंता का विषय तो है ये कि 1926 माना जाए कि 24, देख लिया जाएगा, आने दीजिए, इसको हम देख के कमेंट कर देंगे। इसके अलावा रिचर्ड की प्रमुख रचना
मेंसियस ऑफ द माइंड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इन मल्टी डेफिनेशन, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, कॉलेज ऑफ इमेजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज ऑन इमेजिनेशन ये किसका है? For that, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network. तो कॉलेज ऑफ इमेजिनेशन किसका है? ये जो है, हाँ, ये जो है रिचर्ड जी का है। किसका है? रिचर्ड जी का है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, रिचर्ड जी का जन्म भी पूछता है, ठीक है। हम यहाँ जन्म भी देख लेंगे। रिचर्ड जी का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। नेट में जो कवि लगे हैं ना, रिचर्ड हो, प्लेटो हो, अरस्तू हो, ठीक, तो आप देखेंगे कि जो है इनसे जो है प्रश्न पूछ लेते हैं कि इनको व्यवस्थित करिए। जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये लोग जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें दे देंगे और बताएंगे, कहेंगे कि जन्म कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो रिचर्ड का जन्म कब हुआ? ठीक है, रिचर्ड का जन्म कब हुआ? 1893 में हुआ, ठीक। अब हम देखेंगे प्लेटो का जन्म। प्लेटो सबसे पहले इनका जन्म हुआ 427 ईसा पूर्व में, इनका जन्म हुआ 427 ईसा पूर्व में। और जो इनके शिष्य थे उनका 384 ईसा पूर्व में। कौन? अरस्तु जी का, ठीक। तो ये क्लियर हुआ हम लोगों को, दो लोगों का हम लोगों ने देख लिया कि इनका जन्म कब हुआ। अब हमारे सामने कौन आते हैं? अब हमारे सामने आते हैं इलियट। इलियट का जन्म कब हुआ? तो इलियट का जन्म हुआ 1888 में हुआ। कब हुआ? 1888 में हुआ। इलियट का जन्म कब हुआ? 1888 में हुआ। ये 1893 वाले हैं, ये 1893 वाले हैं, ये 427 वाले हैं, ईसा पूर्व हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ईसा पूर्व में है। अब देखिए हमारे सामने कौन आते हैं? क्रोंचे आते हैं कि क्रोंचे का जन्म कब हुआ, ठीक। क्रोंचे का जन्म कब हुआ? तो ये तो मुझे ध्यान नहीं है अभी कि क्रोंचे का जन्म कब हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अच्छा देखिए इनके कुछ और रचना है, उनको अभी हम लोगों ने नहीं देख पाया पूरा। कह रहे हैं कि इंटर प्रेजेंटेशन इन टीचिंग, हाँ, द स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, पोएट्रीज, देयर मीडिया एंड एड्स और बियॉन्ड। मैं आपको बताता हूँ इनके कुछ महत्वपूर्ण, ठीक। इसमें दे दिए हैं बहुत ज़्यादा, हमको उतना पढ़ना नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है क्या कि हमसे पूछ लें कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो वाला महत्वपूर्ण है। हाँ, और कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करके इनका बुक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करके इनका बुक है, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक, क्रिटिसिज्म करके बुक है, वे भी इनका है। और कौन सा एक बुक और हम लोग कॉलेज, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। बस 3 याद रखेंगे, क्या? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और क्या? कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। अब देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र कथन से प्रश्न। देखिए इसको हम आराम से भी कर सकते हैं प्रश्न, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, डिमांड क्या है उसको समझते हुए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हल करना है। कह रहे हैं किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? किसकी मान्यता है कि जो औदात्य है अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? जो औदात्य होता है क्या होता है? अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता होता है, और क्या होता है? अभिव्यक्ति की उच्चता होता है, और क्या होता है? उत्कृष्टता का नाम है। तो ये जो है किसने दिया? पहले विकल्प में हमारे सामने है मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है, जॉनसन है, लोनजाइनस है और सार्त्र है, ठीक। तो हमारे सामने विकल्प है कि लोनजाइनस। देखिए हमको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? क्या आपको पता है कि अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो अस्तित्ववाद या औदात्यवाद या इसी को कहते हैं उदात्त सिद्धांत,
हमें ये ज्ञात है कि औदात्यवाद सिद्धांत किसने दिया, औदात्यवाद लोंजाइनस ने दिया। ठीक, अगर हमें यह भी ज्ञात हो, हमें प्रश्न मान लेना है, हमें प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक, हमें प्रश्न नहीं आ रहा है, हमें अगर ये ज्ञात हो कि औदात्यवाद, ठीक है, या उद्दान सिद्धांत किसने दिया, वो लोंजाइनस ने दिया, तब भी हमें प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक, और इनका एक ही ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इनका एक ही ग्रंथ है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग व्याख्या में पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लोंजाइनस की मान्यता है कि औदात्य क्या है, औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता। ठीक, लोंजाइनस की मान्यता कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लोंजाइनस यूनान के एक महान विचारक थे, ये भी ध्यान देना है कि यूनान के थे ये। उनकी प्रसिद्ध रचना पेरी इप्सुस, इसी को कहते हैं कुछ विद्वान ऑन दी सबलाइन, ऑन दी सबलाइन, ठीक, पेरियस या ऑन दी सबलाइम, ये किसका ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है हमारा लोंजाइनस जी का, औदात्यवाद वाले का। कह रहे हैं पेरियस मूलतः पत्र शैली में लिखा गया भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ से भाषा शास्त्र होगा। लोंजाइनस के उदात्तवाद के 5 प्रमुख सूत्रों का उल्लेख किया गया है। चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पे ये नेट में हम लोग के लगे हुए हैं, तो समझ लेते हैं कि क्या ये 5 बातें कह रहे हैं और इनको याद ही कर लेते हैं। कह रहे हैं क्या, महान विचारोद्भावना की क्षमता। 5 मुख्य स्रोत क्या है कि आपके पास महान विचारोद्भावना की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, और क्या, प्रेरणा प्रसूत एवं उद्यम भावेग। क्या कह रहे हैं कि प्रेरणा प्रसूत एवं उद्यम भावेग। ठीक, और क्या होना चाहिए, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा शैली, गरिमामय रचना विधान। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर से दोहराते हैं क्या, देखिए, महान विचार भावना की भावना होनी चाहिए। ठीक, प्रेरणा प्रसूद और उद्गम भावेग होना चाहिए। ठीक है, समुचित अलंकार योजना, ठीक, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्न तक पहुंच गए हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। जय गुरुदेव।